दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर वन डीलर द्वितीय सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज हम करेंगे 2019 के पेपर का जबरदस्त हल। चलिए शुरू करते हैं। बस 19 प्रश्नों से शुरुआत। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो ये विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्रगतिवादी और मानवतावादी थे। उनका मानना था कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ समरस बनाती है। अगला प्रश्न आ रहा, गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। गिजुभाई बधेका एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जिन्हें मूछवारी माँ भी कहा जाता है। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा और दिवा स्वप्न है। बाकी देखो, दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? ये महात्मा गांधी जी की है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो फ्रोबेल ने कहा है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो सर्वांगीण विकास क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी पक्ष शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। कैसे? शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। बच्चे अनुकरण से सबसे ज्यादा सीखते हैं। यदि शिक्षक स्वयं आदर्श व्यवहार और राष्ट्रीय सद्भावना प्रस्तुत करेगा तो छात्र उसका अनुसरण करेंगे। अगला प्रश्न, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये विचार किसका है? यह है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर ही निहित है। शिक्षा उस अवधारणा को हटाकर उसे प्रकट करती है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 45 में किया गया है। संविधान लागू होते समय नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। वर्तमान में यह अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। तो हस्तकला विषय क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार आवश्यक है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन का आधार ही हस्तशिल्प मतलब क्राफ्ट था ताकि बच्चे स्वावलंबी बन सकें। अगला प्रश्न आ रहा, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और स्व अनुभव पर बल देता है। शिक्षा में निष्पंदन छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकॉले ने दिया था निष्पंदन छनाई का सिद्धांत। लॉर्ड मैकॉले ने अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया जिसका अर्थ है शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए वह बहावे छन छन कर जन सामान्य तक पहुंचेगी। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती कैसी होती है? वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वह है जो हमें परिवार, समाज और वातावरण से अनायास सीखते हैं। इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है फ्रोबेल का। फ्रोबेल ने बच्चों की स्वाभाविक क्रियाओं और खेल के माध्यम से सीखने के लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम को महत्वपूर्ण माना था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग 1964-66 ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया। यद्यपि राधाकृष्णन आयोग ने भी धार्मिक शिक्षा की बात की थी परंतु आधुनिक स्कूली पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समभाव का ढांचा कोठारी आयोग से ही जुड़ा है। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है।
तो जॉन ड्यूई ने लिखी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जनतंत्र और शिक्षा जॉन ड्यूई की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। द रिपब्लिक किनकी है? प्लेटो की रचना है। दास कैपिटल किनकी है? कार्ल मार्क्स की रचना है। अब आया तेलुगु प्रश्नों पर। बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है, तो महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन नई तालीम का जनक माना जाता है। एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति नॉर्दर्न रीजनल कमेटी एनआरसी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यह समिति वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है, जहां से उत्तर प्रदेश से संबंधित कार्य संचालित होते हैं। तो एनसीटीई का कार्य कहाँ से संचालित होता है? नई दिल्ली से। तो समिति का पूरा पता, एनसीटी का पूरा पता क्या है? G7 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली। अब पिन कोड क्या है? 110-075। तो एनसीटी पहले जयपुर में थी, लेकिन अब दिल्ली में स्थानांतरित हो चुकी है। अगला प्रश्न, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति, चरित्र निर्माण और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बुनियादी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालकों को किसी हस्तशिल्प क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा दी जाए ताकि वह स्वावलंबी बन सके और उसका शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास हो सके। अगला प्रश्न, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट और सोशल मीडिया जो हैं छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु जनसंचार साधन है। भूमंडलीय ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं, जिसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम या दया। जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? तो जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग का मूल सिद्धांत है वर्षा के जल को वहीं रोककर संरक्षित करना जहां पर वह गिरता है, ताकि भूजल स्तर सुधर सके। जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए। तो देखिए, जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय, औद्योगिक कचरों को नदी में ना बहाना, सीवेज मतलब नालियाँ होती हैं उनके ट्रीटमेंट प्लान लगाना, नदियों में शव या कूड़ा ना फेंकना। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के अर्थ में किया गया। इसका अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। बालिका शिक्षा का आशय बताइए। तो बालिका शिक्षा का आशय समाज की स्त्रियों, बालिकाओं को शिक्षित करने से है ताकि वे आत्मनिर्भर बने और समाज और राष्ट्र में अपने विकास का योगदान दे सकें। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना, अनुभव द्वारा सीखना और बिना किसी बंधन के ज्ञान प्राप्त करना है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना है जो किसी कारणवश नियमित विद्यालय नहीं जा सकते, जैसे सेवारत लोग और गृहिणियाँ, और सभी के लिए शिक्षा को लक्ष्य पूरा करना है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। तो शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है और शिक्षा समाज में सुधार और नवनिर्माण करती है। हमारे लघु उत्तरी प्रश्नों पर, वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी? गुरुकुल प्रणाली, वैदिककालीन शिक्षा वनों में स्थित आश्रम गुरुकुलों में दी जाती थी जो कोलाहल से दूर होते थे। संस्कार, वैदिककालीन शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। जीवनचर्या, वैदिककालीन छात्र ब्रह्मचारी, कठोर अनुशासन, सादगी और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। निःशुल्क शिक्षा, वैदिककालीन शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। गुरु दक्षिणा शिक्षा समाप्ति पर दी जाती थी। मौखिक विधि, वैदिककालीन शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक, श्रवण और मनन से होती थी। मतलब मन में सोचने से, मतलब मन में चिंतन करते थे। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए।
तो मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार। मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। ज्ञान का प्रसार। मध्यकालीन शिक्षा में सांसारिक उन्नति और ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। नैतिकता का विकास। मध्यकालीन शिक्षा में इस्लामिक कानूनों और नैतिकता शरीयत के अनुसार आचरण सिखाया जाता था। राजकीय संरक्षण। मध्यकालीन शिक्षा से शासन कार्यों के लिए योग्य अधिकारी तैयार किए जाते थे। अगला प्रश्न आ रहा है, वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को बताइए। तो वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक दर्शन और विचारधारा। देश की दार्शनिक विचारधारा जैसे लोकतंत्र समाजवाद उद्देश्यों को तय करती है। सामाजिक आवश्यकताएं। समाज की बदलती जरूरतें जैसे तकनीकी ज्ञान कौशल विकास वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था। सरकार की नीतियां और राजनीतिक जो विचारधारा वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। आर्थिक दशा। देश का औद्योगिकीकरण और रोजगार की मांग बाहर क्या करती है, वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक प्रगति। विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी साक्षरता को ही शिक्षा मानते थे। उनके अनुसार सर्वांगीण विकास। शिक्षा से बालक के शरीर के मन और आत्मा का विकास होना चाहिए। 3 H हेड हैंड और हार्ट। ठीक, और मस्तिष्क का भी विचार होना चाहिए और हैंड का भी और हार्ट का भी। हेड मतलब मस्तिष्क और हैंड मतलब हस्तशिल्प होती है वो। हार्ट मतलब वो अच्छा बने, उसका दिल अच्छा हो। बुनियादी शिक्षा। शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित हो ताकि बेरोजगारी मतलब दूर हो सके। मातृभाषा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। आदर्श नागरिकता। शिक्षा द्वारा सत्य अहिंसा और कर्तव्य परायणता का विकास हो। शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा समाज का दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण चेहरे का वास्तविक रूप दिखाता है उसी प्रकार शिक्षा किसी समाज के वास्तविक रूप को दर्शाती है। समाज के रीति रिवाज मान्यताएं धर्म संस्कृति और आदर्श उसकी शिक्षा प्रणाली में दिखाई देते हैं। यदि समाज भ्रष्ट है तो शिक्षा मूल्यहीन हो जाती है और यदि समाज प्रगतिशील है तो शिक्षा वैज्ञानिक और तार्किक होती है। अतः शिक्षा समाज की छवि को प्रतिबिंबित करती है। अगला प्रश्न, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए। तो मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी। उन्होंने मंदबुद्धि और समान बालकों के लिए एक वैज्ञानिक विधि दी। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों आँख कान नाक त्वचा और एक होती जीभ, 5 होती हैं। ठीक है, आँख कान नाक त्वचा और जीभ मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। उनको प्रशिक्षित करने पर बल देना। स्वतंत्रता। बच्चों को खेल और सीखने की पूरी आज़ादी। आत्म शिक्षा। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। ऑटो एजुकेशन। उपकरण। विशेष प्रकार के शैक्षिक यंत्रों का प्रयोग। अगला प्रश्न आ रहा, वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 1854 का वुड घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएं। शिक्षा संगठन। वुड डिस्पैच में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया। सहायता अनुदान। वुड डिस्पैच में निजी विश्वविद्यालय के लिए ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत की। विश्वविद्यालय। वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। स्त्री शिक्षा। वुड डिस्पैच में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अध्यापक प्रशिक्षण। वुड डिस्पैच में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात कही। अगला प्रश्न आ रहा, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन लाने में देखिए शिक्षक और विद्यालय सशक्त माध्यम हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। नई सोच का निर्माण। विद्यालय बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क शक्ति विकसित करके पुरानी कुरीतियों जैसे छुआछूत दहेज को खत्म करते हैं। सांस्कृतिक हस्तांतरण। शिक्षक पुरानी संस्कृति के अच्छे तत्वों को नई पीढ़ी को देते हैं और रूढ़ियों का विरोध करते हैं। नेतृत्व क्षमता। विद्यालय समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले नागरिक तैयार करता है जो परिवर्तन लाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आदर्शवाद आइडियलिज्म के अनुसार शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आदर्शवाद मनुष्य को पशु तुल्य से
पशुतुल्य स्तर होता है उससे उठाकर क्या करता है, मनुष्यत्व और अंत में देवत्व की ओर ले जाती है। आदर्शवाद का मुख्य अर्थ है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का कार्य बालक में सत्य, शिव और सुंदरम मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी जैसे शास्त्र मूल्यों का विकास करना है। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। तो विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका, आर्थिक सहयोग, समुदाय विद्यालय के लिए धन, भूमि या भवन दान कर सकता है। निरीक्षण, ग्राम शिक्षा समिति, विलेज एजुकेशन कमेटी या अभिभावक शिक्षण संघ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से विद्यालय की देखरेख। नामांकन, समुदाय के लोग ये सूचित करते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेकर छात्रों का उत्साह वर्धन करना। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।